हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए बीपीएससी 66वीं के प्री का सॉल्यूशन लेके आए हैं। समय को बर्बाद नहीं करना है, हम लोगों को डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आना है। 2 क्वेश्चन हम पहले से लिख रखे हैं, इसको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड वर्क से है। समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका सॉल्यूशन कितना बेस्ट हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन दें, ताकि आप इस तरह का क्वेश्चन आपको दोबारा मिले तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएँ। चलिए ठीक है। चलिए बीपीएससी 67वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म भराने का। आप जितने भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हमें एक बार चांस लेना चाहिए, आप सभी ले सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बीपीएससी के 66वीं का डिस्कशन करा रहे हैं। इसी तरह से 65वीं 64वीं और हम कोशिश करेंगे कि 55वीं तक का हम आपका डिस्कशन करवा दें। और इतना यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, इतना यदि आप कर लेते हैं, मेरा यूट्यूब पे सारे वीडियोस को देख लेते हैं जो बीपीएससी से रिलेटेड हैं, तो मे बी आपका 10 में से 8 क्वेश्चन बन जाएगा, ये हमें उम्मीद है। बस आप लोग जुड़े हुए रहिए और जितना भी वीडियो हम भेज रहे हैं सभी आदमी कोशिश करें कि वीडियो देखें। हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो का लेंथ छोटा ही हो। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, सोहन उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम किया और उसके बाद मोहन काम को छोड़ देता है, तो शेष काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। शेष काम, पूरा काम नहीं, शेष काम। हम ये कह रहे हैं कि टाइम जो समय दे रखा है ये 25 दिन और 20 दिन, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपको क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ वर्क्स देगा, यानी कि टोटल काम को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि मोहन किसी काम को 25 दिन में और सोहन किसी काम को 20 दिन में। इसका बाबू एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम 100 देगा और यही 100 आपका क्या है, टोटल पीस ऑफ वर्क है। अब इस 100 में 25 से भाग लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पीस। और ये 4 पीस क्या निकला, तो मोहन का इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि एक यूनिट समय में, यूनिट टाइम में कितना वर्क होता है, कितना वर्क होता है उसी को इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो मोहन है एक दिन में 4 पीस काम करेगा तो 25 दिन में 100 पीस काम खत्म हो जाएगा। सोहन जो है एक दिन में 5 पीस काम करेगा तो टोटल 20 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से पता चल गया कि मोहन का इफिशियंसी कार्य क्षमता 4 यूनिट और सोहन का 5 यूनिट। दोनों एक साथ काम को स्टार्ट किया, मोहन प्लस सोहन, तो मोहन का 4 पीस, सोहन का 5 पीस, दोनों मिलके कितना हो गया, 9 पीस। और दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम किया, तो एक साथ 5 दिनों तक काम किया तो 45 पीस काम हो गया ना। तो 45 पीस यदि काम हो गया तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना बच गया, 55 पीस। अब 55 पीस काम को कौन करेगा, सिर्फ सोहन करेगा, क्योंकि मोहन तो काम को छोड़ दिया। अब यहाँ पे सोहन आएगा, सोहन 5 के रेट से करेगा, यानी कि एक दिन में सोहन 5 पीस काम करेगा, अगले दिन फिर 5 पीस करेगा, अगले दिन फिर 5 पीस करेगा, तो 55/5 पीस करेगा। तो टोटल जो रिमेनिंग वर्क है वो 11 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, अच्छा क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछा है। चलिए समझ में आ गया। कार्य क्षमता निकाल लीजिए मोहन और सोहन का, दोनों एक साथ 9 पीस। अब 5 दिन तक एक साथ काम किया तो 45 पीस, यानी कि 45 पीस काम हो चुका है। रिमेनिंग वर्क 55 पीस बचा। इस 55 पीस को अब अकेले सोहन करेगा तो 5 के रेट से करेगा, 11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में, 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 जो है वो तीनों प्रकार के खेल खेलते हैं। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स का कितना संख्या होगा, केवल फुटबॉल खेलने वाले। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे तो हम लोग डायग्राम से बनाएंगे। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा बाबू, समझना है इसको।
चलिए एक डायग्राम बनेगा बास्केटबॉल का, बना लीजिए। बी फॉर बास्केट, बी फॉर बॉल, एक डायग्राम। और ये कितना टोटल खेल रहा है? 21। चलिए ठीक है। 26 हॉकी टीम में है, ये हॉकी टीम है। हॉकी टीम में टोटल कितना है? 26 है। उसके बाद 29 कितना है? फुटबॉल टीम है, ये आपका फुटबॉल टीम है। फुटबॉल टीम में कितना है? 29 है। अब ये देखिए कि ये तीनों सेक्शन को पकड़िए पहले, तीनों खेल के कितना खेलता है। तो तीनों खेल खेलने वाला 8 है, तो 8 को बीच में रख लीजिए, क्योंकि ये जो आपका कॉमन पार्ट है हॉकी के लिए भी है, बास्केटबॉल के लिए भी है और फुटबॉल के लिए है। और तीनों खेल खेलने वाला कितना है? 8 हुए हैं। अब क्वेश्चन में आइए, बोला कि 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। 14 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। तो हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाला यही आपका पार्ट है। हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाला ये आपका क्या है? कंप्लीट पार्ट है, जिसमें से 14 को खिलाड़ी है। 14 को में 8 को बीच में बैठा हुआ है, तो ऊपर कितना होगा? 6 को खिलाड़ी। ये 8 और 6 14 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल यहाँ है, बास्केटबॉल ये, तो ये पूरा पार्ट ले लेंगे 12 का, ठीक है। तो 12 में फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले हैं, तो 8 तो ऊपर है ही, तो ये 4 बचा ना। अब देखते हैं 15 में क्या है कि 15 प्लेयर्स ऐसा है जो हॉकी भी खेलता है और क्या खेलता है? फुटबॉल भी खेलता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। 14 जो है हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है, इधर हो जाएगा। 14 को जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, तो 14 में से 8 बीच में बैठा हुआ है, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। हॉकी और बास्केटबॉल कहाँ है? हॉकी और बास्केटबॉल ये हो गया। अच्छा 12 खेल है फुटबॉल, ये फुटबॉल हो गया, और कहाँ है? बास्केटबॉल। तो ये 8 है, तो ये 4 हो गया। क्लियर। अब 15 के बारे में देखिए। 15 को क्या है? वो हॉकी खेलता है और फुटबॉल खेलता है, तो 8 यहाँ हो ही गया है। 15 खिलाड़ी में से 8 खिलाड़ी तीनों खेल खेलता है, तो ये 7 खिलाड़ी हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए, हम फिर से समझा दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोला कि 8 खिलाड़ी ऐसा है जो तीनों खेल खेलता है, ठीक है। और पूरा सेट बास्केटबॉल का है जो 21 है, वो 21 प्लेयर्स ऐसा है जो पूरे बास्केटबॉल को सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये हॉकी का पूरा सेट कितना है? 26 है। और फुटबॉल का टोटल सेट कितना है? 29 है। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वाला जो 2 खिलाड़ी है, 14 खिलाड़ी है, ये फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलता है। बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलता है। तो 14 में से 8 बीच में बैठा हुआ है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6। चलिए अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं? तो 12 है। कितना है? 12। तो यही आपका बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वाला पार्ट है, कॉमन पार्ट है। इसमें से 8 ऊपर हो ही गया, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अब क्या बोला कि 15 जो है ऐसा खिलाड़ी है जो हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। 15 ऐसा खिलाड़ी है जो हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। तो 15 में से 8 खिलाड़ी ऐसा है जो तीनों खेल खेलता है, तो 7 खिलाड़ी ऐसा होगा जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहा होगा। अब यहाँ से समझ में आ गया ना। ये पूरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है बास्केटबॉल का, जिसकी संख्या 21 है। ये पूरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी का, जिसकी संख्या कितना है? 26 है। और ये पूरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल का, जिसकी संख्या कितना है? 29 है। अब बोला तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? तो फुटबॉल खेलने वाला ये पार्ट है। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। पूरा सेट फुटबॉल का कितना है बाबू? 29 है। जिसमें से 8 खिलाड़ी ऐसा है जो तीनों खेल खेलता है। 8 खिलाड़ी ऐसा है जो तीनों खेल खेलता है। 7 खिलाड़ी ऐसा है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है। और 4 खिलाड़ी ऐसा है जो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलता है। इसको सबको घटा लेंगे 29 में से, तो ये क्या देगा? केवल फुटबॉल खेलने वाला। तो ओनली फुटबॉल खेलने वाला आपका कितना हो गया? तो 29। अब माइनस मिलेंगे, तो 8 7 15 4 19, कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 खिलाड़ी ऐसा है जो केवल फुटबॉल खेलता है। थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, 598 प्लस 449 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस में 479 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, बटा में यहाँ से क्या दे रखा है 598 इंटू 479 का मान निकालें। इसका ऑप्शन जो दे रखा है लिख लीजिएगा 4, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा 132, चौथा है 8, पांचवा है नन ऑफ दिस। इसी क्वेश्चन को बनाना है। चलिए इसको हम बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन सिंपली एक कैलकुलेशन है और है कुछ नहीं, लेकिन कैलकुलेशन आपका स्मार्ट टाइप का होनी चाहिए ताकि हम कम समय में सवाल को कर पाएँ। ऐसा करते हैं कि 598 को क्या मान लेते हैं a, ठीक है, और 479 को क्या मान लेते हैं b। तो यहाँ से जब रखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे क्या आ गया a इंटू बी, यही आ गया। अब इसको तोड़ लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 2ab, माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab बटा में कितना हो गया ab हो गया। अब माइनस से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा में ये क्या आ गया तो ab आ गया। तो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ख़त्म, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ख़त्म, क्या आ गया तो 4ab बटा में क्या ab ख़त्म हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 4। इसको नोट कीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन और करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला, लिख रहे हैं हम, दिया गया है समीकरण 217x प्लस 131y बराबर में 913, 131x प्लस में 217y बराबर में कितना 827। तब आपसे बोला x एंड y इक्वल टू वाट। चलिए इसका ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 5 और 7, दूसरा ऑप्शन है 3 और 2, तीसरा ऑप्शन है -5 और -7, चौथा ऑप्शन है 2 और 5, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पांचवा ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे थोड़ा देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हम कर क्या सकते हैं, या तो x को कटा लीजिए y का मान निकल जाएगा, या तो y को कटा लीजिए x का मान निकल जाएगा। लेकिन x और y को यहाँ पे कटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना बड़ा बड़ा नंबर्स दे रखा है। तो हम ये समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है कि 200 x का कोफिशिएंट क्या है 217, और दूसरे इक्वेशन में ये 217 जो कोफिशिएंट है कहाँ चला गया y में, y के कोफिशिएंट में चला गया। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 131, और दूसरे के कोफिशिएंट में कहाँ चला गया, दूसरे इक्वेशन में कहाँ चला गया x के कोफिशिएंट में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x तथा y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर रहा है। जो यहाँ पे x का था वो दूसरे में y का हो गया,
जो यहाँ पे y का था दूसरे इक्वेशन में कहाँ चला गया, x में चला गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए। तो x प्लस वाई इंटू, तो 217 में 131 जुट जाएगा। तो 7 1 8 3 1 4 और कितना आ गया 2 1 3 348। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा 913। 913 आप प्लस में 827 कर लीजिएगा। तो ये जब लेंगे तो 7 3 10 और 2 1 3 1 4 और कितना आ जाएगा 9 8 17। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान निकल जाएगा कितना, तो x प्लस वाई का मान निकल गया 5। x प्लस वाई का मान कितना निकल गया 5, ये 5 से पूरा कट जाएगा। 8 25 40। ठीक है, और यहाँ से लेंगे तो 5 20 4 24, ये पूरा कट गया। चलिए अब क्या करना है, तो एक बार इसका डिफरेंस लेना है, किसका, x माइनस वाई का। तो x माइनस वाई इधर लिख दे रहे हैं, तो x माइनस वाई। अब ये घटेगा, 217 में 131 घटा, यहाँ पे दोनों को जोड़े तो जोड़ दिए। अब यहाँ पे x और y घटेगा तो घटा लेंगे। तो 217 में 131 चला गया, तो 7 में से 1 गया 6 और कितना आ गया 86। और यहाँ से 917 में 827 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए, तो 13 7 6 13 और ये आ गया 10 2 8 86। यानी कि x माइनस वाई का मान यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ से जब देखेंगे तो बहुत इजी वे में सवाल बन गया। 2x बराबर में कितना 6, इसलिए x का मान कितना आ गया 3। तो x का मान 3 आ गया तो y का मान यहाँ पे कितना होगा 2। तो कोई एक ऑप्शन होगा आपका बी नंबर ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोला, एक शहर की जनसंख्या 176,400 है। यदि यह 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, फ्यूचर का बात किया है, क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला कि एक शहर की जनसंख्या अभी 17,64,00 है। ठीक है, बोला कि यदि यह प्रत्येक वर्ष 5% के रेट से बढ़े तो 2 साल के बाद यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। फ्यूचर का बात किया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप क्या कीजिए, कितना के रेट से बढ़ रहा है उसको पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे कितना के रेट से बढ़ रहा है, 5% के रेट से। 5% के रेट से बढ़ रहा है और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में 20 जनसंख्या है। ठीक है, और 1 का वृद्धि होकर कितना हो गया 21 हो गया। यानी कि इसको डायरेक्ट ले लीजिए इनिशियल और ये ले लीजिएगा फ्यूचर। ठीक है, यानी कि टोटल उस शहर की जनसंख्या, नीचे वाला क्या होता है टोटल। शायद आपको हम पढ़ाए भी हैं ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में कि फ्रैक्शन के मान में हमेशा हम लोग नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाला ही आपका क्या होता है टोटल वैल्यू होता है, टोटल जनसंख्या होता है, टोटल रुपया होता है, टोटल सीपी होता है, टोटल लाभ, इस तरह का जितने भी बातें हैं नीचे वाला ही वैल्यू आपका सारा कुछ होता है। अभी यहाँ पे टोटल जनसंख्या का बात किया है तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि टोटल उस शहर की जनसंख्या 20
अब 20 में 1 का वृद्धि होकर कितना हो गया 21, ये 1 साल का बात किया है। तो 2 साल का बात करेंगे तो स्क्वायर ले लेंगे, 2 साल का बात करेंगे तो स्क्वायर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 441। लेकिन टोटल जनसंख्या है कितना 176400, ये खत्म हो गया, ये 441 बार में कट गया। तो 441 बार में कट गया, इसको 441 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 साल के बाद, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन हम नहीं लिखे, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 19 44 81, दूसरा ऑप्शन है 29 68 41, तीसरा ऑप्शन है 39 44 81, चौथा ऑप्शन है 39 68 41, पाँचवा है नन ऑफ दीज। तो ये आपका गुना होके क्या दे देगा 19 44 81। कौन सा ऑप्शन है पहला नंबर है। नोट कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है ये कि सीरीज एक दे रखा है, ठीक है। सीरीज क्या दे रखा है 4 18 और 48 100, बीच में प्रश्नवाचक का चिन्ह है 294 448। तो बोला कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। तो लुप्त संख्या निकालें। क्या पूछ रहा है लुप्त संख्या। तो पहला दे रखा है 94, दूसरा 164, तीसरा 180, 192, पाँचवा है नन ऑफ दीज। चलिए 10 सेकंड का समय है, आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाना मुश्किल है क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है। जब सीरीज का क्वेश्चन फंस जाए, नहीं बनने लगे, तब आप कीजिए क्या कि एक पैटर्न लीजिए, 2-3 स्टेप में पैटर्न लेने का कोशिश कीजिए और कहीं न कहीं 2 या 3वें स्टेप में पैटर्न फॉलो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा। 4 से बढ़ के 18 हो गया तो कितना ऐड हुआ है बोलिए 14, और 18 से बढ़ के कितना हो गया 48, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 30 ऐड हुआ है, और 48 से बढ़ के कितना हो गया 100, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 52 ऐड हुआ है। यदि इसको गौर से देखा जाए तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस 16 आ रहा है ना। 14 में 16 जोड़ देंगे 30, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस यदि हम देखेंगे कितना आएगा तो 12 आएगा ना 12। इससे स्पष्ट हो गया, नहीं 22 आएगा। कितना आएगा 22 आएगा। 30 और 52 में 30 घट जाएगा 22। अब इसको गौर से देखिए कि यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि +6 ऐड कर रहे हैं, 16 में 6 को ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 22। यदि हम इस तरह से सोचें कि यदि इसमें और भी आगे हम 6 को जोड़ दें बाबू तो 28 मिलेगा ना 28, यानी कि 6 और आगे जुटेगा तो 26 में 6 जुट जाएगा 28 मिल जाएगा। अब ये बताइए कि अब 28 इसमें जोड़ेंगे तो 52 में 28 जुट जाएगा, 52 में 28 जुट जाएगा तो क्या मिलेगा 80 मिलेगा ना। अब ये 80 जो है आगे 100 में जुट जाएगा तो ये आपका संख्या कितना मिल जाएगा 180। तो कौन सा संख्या है सी नंबर है। आगे टेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर निकल गया कितना है 180। चलिए एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2NC3 अनुपात NC2 बराबर में कितना है 44:3, तब बोला कि n का मान निकालिए। n का मान निकालिए। ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा 6, तीसरा है 11, चौथा है 4, पाँचवा है नन ऑफ दीज।
पांचवा क्या है, नन ऑफ दी। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे थोड़ा समझते हैं, ऊपर पहले मिटा लें। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि रेशियो जो होता है ना, P/Q कहीं लिखा हुआ था, हम इसको लिख सकते हैं 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q बराबर में 3/4। इसको लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं 2nC3 बट्टा nC2 बराबर में 44/4 है, तो 44/3 हो गया। अब 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 इससे हो जाएगा ना। तो करते हैं, तो यहाँ से लेंगे तो 3 गुना 2n, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 2n हो गया बट्टा फैक्टोरियल 3 गुना यहाँ से क्या मिलेगा, तो फैक्टोरियल 2n माइनस में 3। फैक्टोरियल का केस हम समझाए हुए कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NCR बराबर में क्या होगा, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यही क्या होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के आधार पे हम तोड़े हैं। तो 2n है तो फैक्टोरियल 2n हो गया, 3 है तो फैक्टोरियल 3 हो गया। अब अगला कंडीशन क्या होगा, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 3 हो जाएगा। 44 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल 2 गुना में फैक्टोरियल n माइनस 2। अब इसी को क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो तोड़ फोड़ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2n, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल गया, 2n माइनस 1 गुना 2n माइनस 2, और यहाँ से क्या मिल गया, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटा में जब लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, तो 3 गुना फैक्टोरियल 2 और गुना में क्या आ गया, फैक्टोरियल 2n माइनस में 3, ठीक है। अब उधर बराबर ले लीजिए, तो बराबर में यहाँ से क्या है, 44 गुना, दिख रहा है थोड़ा देख ले, नीचे ऊपर लिख देते हैं, हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। बराबर यहाँ से ले लेंगे 44 गुना फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से ये फैक्टोरियल हो गया, बटा में क्या आ गया, फैक्टोरियल 2 गुना में क्या, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, देखिएगा यहाँ से गौर से, तो 3 से 3 कट गया, ठीक है। ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2 बराबर में कट गया। ये 22 दूना 44, 22 बार में कट गया, ठीक है। ये फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 कट गया। ये n से n कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस में 1 इंटू में क्या, 2n माइनस में 1 बराबर उधर है कितना, बराबर है उधर आपका तो 22 गुना n माइनस में 1, ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से ये काट लीजिए, 11 से कट गया तो 2n माइनस 1 बराबर में 11, ठीक है। उधर जाके जुट गया तो 2n बराबर में 12, इसलिए n का मान क्या हो गया, 6। तो n का मान आपका कितना है, 6 है। नोट कीजिए, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन। ये बाबू यहाँ जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए बराबर करके, ये बराबर है तो सब कट गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन है 26569, दूसरा ऑप्शन है 143642,
चौथा ऑप्शन है 30976। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 28561 और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम ऑफलाइन के क्लास में पढ़ाते भी हैं। मेरे नोटबुक में डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे, देखिए समझिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर ले ले तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा उसको देखिए। इकाई अंक पे तो 1 मिलेगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो इकाई अंक पे 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर ले लें तो इकाई अंक पे 9 मिला। 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो इकाई अंक पे, इसको लिख देते हैं एक बार, 25, तो इकाई अंक पे क्या मिला, 5 मिला। 6 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये 36 हो गया, इकाई अंक पे क्या मिला, 6। और भी आगे बढ़ते हैं, 7 का स्क्वायर ले लिए तो 49, इकाई अंक पे क्या मिला, 9। 8 का स्क्वायर ले लेंगे तो 64 और इकाई अंक पे 4 मिला। 9 का स्क्वायर ले लेंगे तो 81, इकाई अंक पे क्या मिला, एक। 10 का भी ले लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 मिल गया तो इकाई अंक पे क्या मिला, 0। आप गौर कीजिएगा कि इकाई अंक पे आ क्या क्या रहा है। इकाई अंक पे आ रहा है 1, 4, 9, 5, 6, 9, 4, 1, 0। इकाई अंक पे कौन कौन सा संख्या नहीं आ रहा है तो वह है आपका 2, ठीक है। उसके बाद है 3, उसके बाद है कितना, 7 और ये 8। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, सुनिएगा ध्यान से, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसका यदि वर्ग करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो कभी भी उसके इकाई अंक पे ये 3 संख्या आपको नज़र नहीं आएगा। क्या, तो 2, 3, 7 और 8, कभी भी नहीं। कभी भी किसी भी तरह का कोई भी नंबर का आप स्क्वायर लेंगे तो उसके इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 आपका नहीं मिलेगा। अब ऑप्शन से छांटते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये संख्याएं हैं। जो जिस ऑप्शन के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 मिलेगा वो संख्या वर्ग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो ये वर्ग है ना। यहाँ पे 2 है तो ये वर्ग नहीं है। अच्छा, ये 6 है तो 6 तो आता ही है ना, तो ये भी वर्ग है। 1 आता है, ये भी वर्ग है, ये तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका जो वर्ग नहीं हो सकता है? तो वर्ग नहीं हो सकता है वो आपका एक ही ऑप्शन है, 14, 36, 42। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो 14, 36, 42 है। क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है 5:10 पर 5:10 घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग नोट करते हैं। 135 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 145 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 155 डिग्री, चौथा है 165 डिग्री, पांचवा है नन ऑफ दीज। देखिए ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन या तो बैंक में पूछता है या तो एक आध क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस में पूछता है। खैर ये क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग डील करेंगे। थोड़ा पहले क्लॉक को समझते हैं। जैसे ये घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी का जो कांटा होता है ठीक कहाँ होता है, बीच में। तो ये 12, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यदि एक कंप्लीट रोटेशन घंटा की सुई का बात करें, घंटा की सुई का,
तो कंप्लीट 12 घंटा घूमता है तो 12 घंटा में एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। किसका? गोल सर्किल का। तो कंप्लीट गोल सर्किल का चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का लगाएगा। तो 1 घंटा का यदि बात किया जाए तो 1 घंटा में क्या हो रहा है बाबू? तो 1 घंटा में वो तो 30 डिग्री घूम रहा है। घंटा का जो सुई है 1 घंटा में मात्र 30 डिग्री घूमता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट वो घूरा 30 डिग्री। तो 1 मिनट वो यदि ट्रैवल करेगा तो हाफ डिग्री घूमेगा। 1 मिनट यदि ट्रैवल करेगा तो कितना डिग्री घूमेगा? हाफ मिनट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे की सुई, मिनट की सुई की बात नहीं बोला, सिर्फ घंटे की सुई। घंटा की सुई चलना कहाँ से प्रारंभ किया था? 12 बजे से। तो 12 से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा। तो 5 घंटा 10 मिनट चली है। 5 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो 5 घंटा कितना हो जाएगा? 150 डिग्री का। और 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है तो 10 मिनट में कितना डिग्री चलेगा? 5 डिग्री। इसका सही आंसर कितना है? 155 डिग्री। नोट कीजिए इसको, 155 डिग्री। कितना क्वेश्चन हुआ? शायद 9 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और है, उसको थोड़ा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सब आदमी उतार लिए। घंटे की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट 30 डिग्री, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री। डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल गया 155 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि m संख्याओं का औसत, एवरेज से क्वेश्चन है, औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए ऑप्शन नोट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है m/n, दूसरा ऑप्शन है m/n, तीसरा ऑप्शन है m/n, चौथा ऑप्शन है m-n, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए इस बात को थोड़ा सा समझिए कि एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल सम बटा नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज बराबर में क्या होता है? टोटल सम बटा में नंबर, क्या वो नंबर को जोड़े। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेना है 1 2 3 4 5, इस सब का सम ले लीजिए। तो सम कितना हो जाएगा बोलिए? तो 15 हो गया ना। क्या को संख्या को जोड़े हैं? 5 को, तो 5 से भाग लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? 3। वैसे भी एवरेज का मतलब होता है मिडिल टर्म। एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म। आप गौर से देखिएगा तो मिडिल टर्म में 3 बैठा हुआ है और यही आपका क्या है? एवरेज। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अभी एवरेज पूछेगा कितना हो जाएगा? 4। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो 1 2 3 4, 2 संख्या पीछे 2 संख्या आगे, तो बीच में जो होगा वही क्या होगा? 2.5 आपका एवरेज होगा। वैसे भी देखेंगे इसका सम कितना है बोलिए? 4 3 7 2 9 1 10, 10 में 4 से भाग लगा ले, क्या हो जाएगा? 2.5। तो एवरेज का मतलब होता है बीच वाला संख्या, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म तो यहाँ तो कोई है नहीं, तो 2 संख्या पीछे 2 संख्या आगे, तो बीच में इस दोनों का बीच में क्या? 0.5 होगा। तो 2 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा? 2.5। अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ से जब लेंगे तो सम बराबर में क्या हो जाएगा? m/n²। और एक सम क्या हो जाएगा बोलिए? तो n/m²। दोनों को जोड़ लेंगे तो mn² प्लस में क्या आ गया? mn²।
और किसका सम बोल रहा है, क्या किसका एवरेज बोल रहा है, m प्लस एन का, तो m प्लस एन ले लीजिए, एम एन को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या आ गया n और यहाँ से m आ गया, ये m प्लस n दोनों कैंसिल आउट होके इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, m इंटू एन। सी नंबर आपका क्या है, ऑप्शन है। ये कंसेप्ट है आपका, ये क्या है, कंसेप्ट है। तो आज का बीपीएससी 66वीं का डिस्कशन हम करवाएं। कल या परसों आपको फिर कल ही उम्मीद है कि बीपीएससी 65वीं के प्री का टोटल क्वेश्चन हम डिस्कशन लेके आएंगे। बस आप लोग जुड़े हुए रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे। और हम कोशिश करेंगे कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक में हम सारे प्री का जितना भी क्वेश्चंस पूछा है मैथ्स का हम आपको करवा दें। मैथ्स बस थोड़ा सा देखते रहिए, 10 नंबर में यदि 8 नंबर भी आ जा रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिन बच्चों को लगेगा कि मेरा प्री अच्छा गया है तो उनके लिए हम यूट्यूब पे ही मेंस के लिए जो कि 72 नंबर का मैथ पूछती है हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा तो वहाँ से भी आप 72 में आराम से 65-70 नंबर ला सकते हैं। चलिए जुड़े हुए रहिए, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, ओके, गुड नाइट।